हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी एस्टेट की तैयारी अच्छी चल रही है। आज जो क्लास रहने वाली है वो सीडीपी की यानी कि साइकोलॉजी की रहने वाली है। ये क्लासेस आपको सीक्वेंस से देखनी है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और नए सिलेबस को देखते हुए आपकी सारी चीज़ें अब मैं अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक आपका रहने वाला है ये बहुत बड़ा आपका मेजर टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि आपका है लर्निंग। लर्निंग मतलब अधिगम, और अधिगम के साथ साथ आपको ये कहीं पर सीखना भी लिखा मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं वो क्या कहलाता है, वो लर्निंग कहलाती है। ठीक है, जो कि हम अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे फिर पीजीटी हो। ठीक है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे, यानी कि आप जो कुछ भी प्रतिदिन अनुभव करते हो, आपके अनुभव के आधार पर आपके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन जिसकी वजह से आ जाता है, वो क्या हो जाती है, वो आपकी लर्निंग हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो गलती से एक्सीडेंटली एक गर्म तवे को अगर छू लेता है, या फिर कोई भी गर्म चीज़ है उसको अगर छू लेता है, तो एकदम से वो अपना हाथ उससे पीछे खींचेगा। नेक्स्ट टाइम वो हमेशा उस चीज़ से दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग हो गई है, उसको ये समझ में आ गया है कि अगर मैं इसको टच करूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, लर्निंग है। अब वो अपने व्यवहार में भी ले आया उस चीज़ को, अपने बिहेवियर में भी ले आया, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब भी वो उसके पास जाएगा तो अपनी दूरी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो लर्निंग हो गई। तो अपने व्यवहार में ले आया। ठीक है, सिर्फ आप सीख लेते हो वो नहीं होती है लर्निंग, जबकि आप उसको अपने बिहेवियर में अगर ले आते हो, अपने व्यवहार में अगर ले आते हो, खुद से अगर जोड़ लेते हो उस चीज़ को, तो फिर वो आपका अधिगम कहलाया जाता है, वो सीखना कहलाया जाता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उसका इस्तेमाल आप अपने दैनिक जीवन में भी करते हो, उसका यूटिलाइजेशन भी आप करते हो, तो वो चीज़ें क्या है, वो आपकी लर्निंग हो जाती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ें सीख रहे हो वो क्या है, लर्निंग है। आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है, परमानेंट यानी कि स्थायी चीज। ठीक है, तो ये चीज़ है। डेफिनेशन बहुत सारी है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है यहाँ पर। तो एक जो फेमस है आपकी वुडवर्थ की, यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो बन जाती है वुडवर्थ की। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो कहा है कि एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड रिएक्शन। एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड रिएक्शन, यानी कि हिंदी में अगर बात करें, बिकॉज दोनों ही लैंग्वेज को लेकर के चल रही हूँ, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या होता है, हमने अभी लैंग्वेज की क्लास में ही पढ़ा था, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है लर्निंग मतलब आप नए नए ज्ञान को क्या करते हो, एक्वायर करते हो, नवीन ज्ञान को आप धारण करते हो, और उसके बाद क्या करते हो, आप रिएक्शन देते हो। ठीक है, जैसे मैंने इस केस में बताया कि आपने नया ज्ञान, उस बच्चे ने नया ज्ञान क्या लिया कि अगर मैं गर्म चीज को छूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या था, उसका नया ज्ञान था, और उसके अनुसार उसने क्या दिया, रिएक्शन दिया कि नेक्स्ट टाइम वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, वो रिएक्शन देगा कि नेक्स्ट टाइम उससे अपनी दूरी बना करके रखेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, स्किनर ने भी अपनी डेफिनेशन दी है, गेट्स ने भी दी है, वो सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो आप अपने सेक्शन को जो है वीडियो के जस्ट बाद चेक किया करें, आपको नोट्स अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो आपके पेडागोजी वाले 2 क्लासेस मैंने ली है उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिए। बहुत मैसेज आ रहे हैं कि हमें मिले नहीं। आप उस मेल को फिर से ओपन करिए, जो मेल आपको भेजी गई है, जो मेल आपके पास आई थी उसको फ्रेशली ओपन करिए। आपको वहाँ पर एक फोल्डर और एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के नाम से, आप उसको ओपन करिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ लाइन लिखी जिसकी वजह से, जिनकी हेल्प से आप लर्निंग को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। लर्निंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और गोल डायरेक्टेड होती है, यानी कि जो सीखना है, जो अधिगम है, उसका एक उद्देश्य होता है। आप बिना किसी उद्देश्य के कोई भी चीज नहीं करते। आपका कोई लक्ष्य होता है जिसको आपने निर्धारित किया होता है। तो सीखना कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, लक्ष्य होता है। आप किस वजह से पढ़ रहे हो, आपका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, आपको एस्टेट क्लियर करना है। ठीक है, आप कुछ भी लर्निंग करते हो, आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो आपका लक्ष्य क्या होता है, आपको साइकिल चलानी सीखनी है। तो लर्निंग का हमेशा क्या रहता है, एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव और गोल जरूर रहता है। लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कि सार्वभौमिक होती है। आप कहीं पर भी कैसे भी सीख सकते हो। ठीक है, आपका बर्थ से लेकर के और एंड तक आपकी जो लर्निंग है, जो अधिगम की वो प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, और आप किसी भी समय सीख सकते हैं। आप बैठे, आप खड़े, आप चल रहे फिर, हर टाइम आप सीख सकते हैं। ठीक है, और किसी की भी, मतलब कोई भी लर्निंग कर सकता है, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग तो करते ही हैं, एनिमल्स भी लर्निंग करते हैं, है ना। आप किसी डॉग को या फिर किसी एनिमल को 1 टाइम खाना खिलाओ, 2 टाइम खिलाओ, वो सेम तीसरे चौथे दिन उसको पता हो जाएगा, उसकी लर्निंग हो जाएगी कि मेरे पास खाना आएगा।
ठीक है। तो लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह होती है, हर जगह कैसे भी आप लर्निंग जो है कर सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बर्थ टू डेथ चलती है, किसी भी इंसान के जन्म से लेकर के उसकी जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है और उसकी डेथ तक उसका जो अधिगम है वो चलता रहता है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है क्या, अधिगम। इतना समझ में आया। रिएक्शन टू न्यू नॉलेज, आपने जो भी नवीन ज्ञान जो धारण किया है उसके प्रति क्या है, रिएक्शन, उसके प्रति प्रतिक्रियाएं वो दे रहा है। ठीक है, जो कि वुडवर्थ ने दिया था, सेम चीज मैंने समझा दी है। आप कह रहे हैं कि अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग, अगर आपकी लर्निंग नहीं हुई है तो भी कहीं ना कहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, आप अगर किसी चीज में कहीं ना कहीं अगर नहीं सक्षम हो पाते हैं, अगर कोई चीज आपकी अधूरी रह जाती है तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अनलर्निंग, अगर आपकी कोई चीज़ नहीं पूरी हो पा रही, अगर आप आज आपने कोई टॉपिक पढ़ना था, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उससे भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर लर्निंग नहीं हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी अधिगम ही है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के वो जा रही है। ठीक है, प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन है इन बिहेवियर में, व्यवहार में प्रगतिशील अडेप्टेशन है, यानी कि अनुकूलन आप कर रहे हो। जैसे आपने लर्निंग करी थी, जैसे बच्चे ने तवे को छुआ था, उसके बाद उसने क्या किया, अडेप्ट कर लिया उस चीज़ को। किस चीज़ को, कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको छूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन है, आपके बिहेवियर में आपने जो है धारण कर लिया है खुद को। ठीक है, तो ये तो था किसके बारे में, लर्निंग के बारे में, यानी कि अधिगम के बारे में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अधिगम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कहीं से भी पूछ लेते हैं, बट फैक्टर से भी आते हैं। तो कौन कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अधिगम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आप 3 फैक्टर को पढ़ते हो, एक है इंडिविजुअल फैक्टर, टीचर रिलेटेड फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। एक एक करके सारे फैक्टर्स को आपको समझना है। इंडिविजुअल फैक्टर का मतलब है जो लर्नर है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है, जो बच्चा है जो लर्निंग कर रहा है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। चाइल्ड साइकोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे की लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वैसे लर्निंग जो है सभी की ही होती रहती है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे चाइल्ड की लर्निंग की। सबसे पहला जो इंडिविजुअल में आ जाता है, जो फैक्टर आ जाता है, वो आपका मोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा। अगर आप बच्चे को प्रेरित ही नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, अगर आप बच्चे को प्रेरित ही नहीं करेंगे तो बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो आपको चाहिए कि आप टाइम टू टाइम बच्चे को क्या करें, मोटिवेट करें, आप उसको प्रेज कर सकते हो। ठीक है, ताकि बच्चे को क्या मिले, मोटिवेशन मिले, वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को करना सीखे और कैपेबल हो। तो आप बच्चे को मोटिवेशन ज़रूर दें, जैसा भी वो परफॉर्म कर रहा है आप उसको ज़रूर मोटिवेट करें। दूसरी चीज़ है विल पावर। विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति होती है किसी भी काम को करने का जुनून। अगर आप अगर कोई भी टॉपिक, मान लीजिए अगर ये टॉपिक अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो मैं चाहे कितना जोर लगा लूँ, कितना आपको अच्छे से पढ़ा लूँ, आपका अगर इच्छा शक्ति नहीं, अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे दूसरी बात जो आ जाती है कि बच्चे की विल पावर होनी चाहिए। ठीक है, और उस विल पावर में कहीं ना कहीं टीचर उसको हेल्प कर सकता है। तो विल पावर यहाँ पर सेकंड फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अगर बच्चे का फिजिकल हेल्थ, अगर बच्चे का शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं, अगर वो बीमार है या फिर उसको कोई और इलनेस है, उसको प्रॉब्लम है, उसको कोई बीमारी है, तो फिर उसको उसकी जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और अफेक्ट होती है। साथ ही बच्चे के अगर मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी अगर ठीक नहीं है तो ये भी बच्चे की जो अधिगम है उसको कहीं ना कहीं बाधित करने का काम करती है। ठीक है, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ यहाँ पर फैक्टर हो जाता है। उसके बाद आती है एज एंड मैच्योरिटी। एज का मतलब क्या होता है, उम्र, और मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। अगर मैं किसी सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे को अब अगर लर्निंग पढ़ाने बैठूँ तो क्या उसको समझ में आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आपको अगर मैं लर्निंग पढ़ा रही हूँ तो वो आप उस लेवल तक मैच्योर हैं, आप उस एज ग्रुप के हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। सेकेंड क्लास के बच्चे को मैं उतना ही पढ़ा सकती हूँ जितना उसकी मैच्योरिटी है, जितने वो एज ग्रुप का है। तो आप जो कुछ भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चे के एज को देखते हुए पढ़ाएं और उसकी मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता को देखते हुए ज़रूर पढ़ाएं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल है, जो कि लर्नर से रिलेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है टीचर रिलेटेड फैक्टर, शिक्षक संबंधी कारक। यहाँ पर सारी चीजें शिक्षकों की बात होती है। प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु में आपकी कितनी निपुणता है। अगर मैं आपके सामने आ जाऊं और मुझे कोई भी जानकारी नहीं है या फिर अगर मुझे कम जानकारी है इस टॉपिक या फिर कोई भी किसी भी टॉपिक की, तो मैं आपके सामने उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। ठीक
ठीक है। लाइक अगर आप जाओगे क्लास में, आप टीचर बन जाते हो, आप क्लासरूम में जाओगे, तो आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने बच्चे को समझाना चाहते हो उसकी नॉलेज आपको ज़रूर हो, ताकि बच्चा जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसका झट से आंसर कर पाए। तो आपकी प्रोफिशिएंसी उस टॉपिक में ज़रूर होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट मैटर में होनी चाहिए जो आप अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने का तरीका, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। भाई सबका अपना अलग अलग चीज़ होती है ना, क्योंकि सब उस चीज़ में ना टाइम लगता है। जैसे अगर मैं आपके सामने इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हूँ, लर्निंग के अगर टॉपिक को प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ। एक तो मैं बिल्कुल ही सब गोच पोच कर दूँ, आपको कुछ समझ में ना आए। एक मैंने पूरा प्रॉपर यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखी। तो प्रेजेंटेशन का तरीका भी बहुत अफेक्टेड करता है बच्चे को, बच्चे का इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं जगाता है। तो टीचर को चाहिए कि वो जो प्रेजेंट है वो बढ़िया तरीके से करे, ठीक है, ताकि बच्चा जो है कहीं ना कहीं खींचा चला जाए उस चीज़ की तरफ और पढ़ने को उत्साहित हो। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर मैटर करता है। उसके बाद आती है पर्सनालिटी। किसी भी शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, आप अपने बच्चों के लिए हमेशा क्या कहलाओगे, रोल मॉडल कहलाओगे। आपके बच्चे वही करेंगे जो आप करेंगे, ठीक है। जैसे आपकी पर्सनालिटी हो वैसे ही खुद को, क्योंकि बच्चे का व्यवहार कैसा होता है वो इमिटेट करते हैं, है ना, वो दूसरे की पर्सनालिटी को धारण करना चाहते हैं। तो आपको अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल यहाँ पर बनना है। आपकी पर्सनालिटी अगर अच्छी है तो बच्चे कहीं ना कहीं उससे जो है इम्प्रेस हो गए और वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको धमका के बिठा दोगे, आप उसको सॉफ्टली ही उसी अंदाज में जवाब देंगे ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए और नेक्स्ट टाइम भी अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो ज़रूर पूछे, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन मस्ट होते हैं जो क्लास में आपको अटेंड करने ही करने होते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाइए, ऐसी किसी भी शिक्षक को बनानी चाहिए अपना व्यक्तित्व कि अगर एक दिन भी छुट्टी अगर टीचर कर लेता तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचे कि आज हमारे शिक्षक कहाँ रह गए, ठीक है। ऐसे ना कि बढ़िया नहीं आए, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है वो ऐसा आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। ये वातावरण संबंधी कारक है जिसमें फैमिली एनवायरनमेंट सबसे पहले नंबर पर है। अधिगम के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है, आपका वातावरण पे डिपेंड करता है, बिकॉज हम लोग इंटरेक्शन से सीखते हैं। स्कूल में बहुत ही अच्छी बात है, टीचर ने समझा दी, बच्चा आ गया, घर पे उसके लिए वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। घर पे वही क्लेश मचा हुआ या कोई भी चिक चिक पिक पिक चली हुई है। तो फैमिली एनवायरनमेंट यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि परिवार में बच्चे का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, वो उसकी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर वातावरण बढ़िया है, पेरेंट्स भी उसको पढ़ा रहे हैं आकर के, उसको उत्साहित कर रहे हैं, उसको होमवर्क बढ़िया तरीके से करा रहे हैं, तो उसकी लर्निंग बढ़िया तरीके से होगी। अगर एनवायरनमेंट ही बच्चे का नेगेटिव है तो बच्चे की लर्निंग यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट है वो है स्कूल का और क्लास का। स्कूल का एनवायरनमेंट भी बच्चे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बच्चा वहाँ पर पढ़ने गया है, ठीक है, तो उसका एनवायरनमेंट भी, क्लास का एनवायरनमेंट भी, साथ ही स्कूल का एनवायरनमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर होता है सामाजिक और कल्चरल, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक एनवायरनमेंट, सामाजिक और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट। आपका इर्द गिर्द कैसा है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आप किस संगति में रह रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। आप स्कूल में बहुत बढ़िया बातें सीख रहे हो, आप घर में बढ़िया बातें सीख रहे हो, लेकिन आपका जो इर्द गिर्द है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका जो सोशल जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं अगर कुसंगति में है तो फिर उसका काफ़ी प्रभाव जो है बच्चे की लर्निंग पर देखने को मिलेगा। साथ ही आपका कल्चरल का इफेक्ट भी काफ़ी मैटर करता है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। मतलब कि बच्चे के मन में जो है चल क्या रहा है, ये काफ़ी मैटर करता है। तो ये जो थे चारों चीज़ें ये एनवायरमेंटल फैक्टर में है। हमने फैक्टर्स को यहाँ पर स्टडी किया, डेफिनेशन को स्टडी किया। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग को हम स्टडी करेंगे कि अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग में जो सबसे पहला आपका टाइप रहने वाला है वो है मोटर लर्निंग, ठीक है, जिसको आप मोटर अधिगम के बोलते हो। मतलब कि यहाँ पर आपकी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, मसल्स कोऑर्डिनेशन, मसल्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि मांसपेशियों का समन्वय। हिंदी में कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, समन्वय देखा जाता है, ठीक है। मतलब कि जब आपके अधिगम इसमें कैसे, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, लाइक वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, ड्राइविंग अगर कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपका मसल्स की कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मैटर करती है। तो ऐसे लर्निंग जिसमें आपकी मसल कोऑर्डिनेट करती है वो आपकी मोटर लर्निंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो आता है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग मतलब जिसमें हम बातचीत करते हैं, ठीक है, मौखिक अधिगम जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं
और हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, हम अपना जो बात है वो एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो वो लर्निंग कैसी है, वो हमारी वर्बल लर्निंग में आ जाती है। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट लर्निंग है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट लर्निंग मतलब जब आप कोई भी अवधारणा सीखते हो, कोई भी चीज़ आपको अगर बताई जाती है तो आप उस चीज़ को समझते हो। ठीक है, यानी कि इसमें आपका कॉग्निशन शामिल होता है। कॉग्निशन मतलब संज्ञान शामिल होता है। और इस संज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आ जाती है आपकी रीजनिंग, यानी कि आपकी तर्क शक्ति, आपकी इंटेलिजेंस आती है इसमें, मतलब कि क्या आ जाती है, बुद्धि। ठीक है, उसके बाद आपकी थिंकिंग आ जाती है, थिंकिंग यानी कि सोच। आप कोई भी जब कंसेप्ट सीखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर छोटे बच्चा है कोई, उसके सामने अगर हम डॉग अगर है उसके सामने, तो जब सबसे पहले उसको बताया जाता है कि बेटा ये क्या है, डॉग है, तो वो अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठा लेता है और नेक्स्ट टाइम जब वो उसको देखेगा तो वो खुद बता देगा कि वो क्या है, डॉग है। तो डॉग का जो कॉन्सेप्ट उसने बैठाया है उसमें उसको रीजनिंग भी लगा रहा है, उसमें वो इंटेलिजेंस कर रहा है। ठीक है, रीजनिंग तो नहीं है, उसमें वो थिंकिंग का, अपना सोच का इस्तेमाल कर रहा है और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो ये क्या है, आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि विभेदात्मक अधिगम। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप लर्निंग अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो आप उसमें डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो। लाइक एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, आप बता सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि भाई कोई भी अगर हॉर्न है तो वो बस का हॉर्न है या फिर वो ट्रेन का है, बाइक का है, किसका हॉर्न है ना। तो वो लर्निंग कैसी कहलाती है, वो आपकी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऐसा अधिगम जिसमें आप विभेद कर पाते हो। ठीक है, दूसरा है आप, नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप नोट्स बना रहे तो आप लिखते रहिए, हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि उच्च क्रम अधिगम प्रक्रिया, उच्च क्रम अधिगम प्रक्रिया है, जिसमें आप जो है रीजनिंग वगैरह लगा करके आप अपने क्या करते हो, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका आप समाधान करते हो। पहले आप उस क्वेश्चन को समझते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसका पॉसिबल आप आंसर देखते हो एंड देन बाद में आप क्या करते हो, उस चीज़ का समाधान करते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। उसके बाद आता है एटीट्यूड लर्निंग, मतलब कि मनोवृत्ति अधिगम। आपका जो व्यवहार है वो किस पर डिपेंड करता है, किसी का भी जो बिहेवियर है यानी कि जो व्यवहार है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके एटीट्यूड पर। ठीक है, आपकी जो मनोवृत्ति है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करें तो किसी भी डॉक्टर का उसके काम के प्रति जो एटीट्यूड होता है, भाई डॉक्टर है, जीवन बचाते हैं वो, है ना, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनका उनके काम के प्रति कैसा एटीट्यूड है। कोई भी आर्मी मैन है तो उनका अपने काम के प्रति कैसा एटीट्यूड है, तो उनका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। आपके पेरेंट्स की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके ऐसे रिलेटिव जो आपको बार बार ये पूछते हैं बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तो उनकी तरफ आपका एटीट्यूड कैसा होता है। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी एटीट्यूड लर्निंग है कि आपका किसी के प्रति बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है कि आपका उनकी तरफ, आपकी जो मनोवृत्ति है उनकी तरफ कैसी है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की लर्निंग है जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, और भी बहुत सारी होती है जो आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में इतना ही लर्निंग टॉपिक है आपका, जो कि चला हुआ है, काफ़ी लंबा आपका ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो सेशन रहेगा वो लर्निंग कर्व के बारे में है, और आपने एक टॉपिक सुना होगा लर्निंग प्लेट्यू के बारे में, अधिगम का पठार। तो इसको समझेंगे बिकॉज आपके क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन जाते हैं, तो अब की बार भी हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो इस टॉपिक का नाम है आपका लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम, और आप इसको सीखना भी कह सकते हो, सीखने का वक्र। ठीक है, लर्निंग ग्राफ नाम से भी आपको दिखाई देता होगा। डेफिनेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस इन ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, जब भी हम लर्निंग करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी लर्निंग बिल्कुल ही स्मूथ उसमें चली जा रही है, आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहते हो, कहीं हमेशा आपकी जो लर्निंग है वो अप एंड डाउन में चलती रहती है। कभी कभार आप थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं, कभी कभार आपकी लर्निंग बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती भी है। तो ये जो अप एंड डाउन है, ये जो उतार चढ़ाव है अधिगम का, जब आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो, जब आप इसको ग्राफ पर या फिर पेपर पर जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, यही आपका लर्निंग
कर्व कहलाता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में बात करें तो आपके सीखने का जो उतार चढ़ाव है, कभी आप जो है अच्छे से सीख पाते हो, कभी जो है आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं डाउन रह जाती है, तो ये जो उतार चढ़ाव है जब आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो तो यही क्या कहलाता है, यही लर्निंग कर्व कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ से अच्छे से आपको समझनी है। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे, भाई ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहाँ पर टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं। तो 4 टाइप्स है इनके, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व यानी कि अधिगम वक्र के 4 प्रकार है, जिसमें आपका पहला प्रकार है स्ट्रेट लीनियर कर्व जिसको बोलते हैं, कनकेव है सेकंड नंबर पर, एंड थर्ड नंबर है कॉन्वेक्स कर्व जिसको उन्नतोदर वक्र बोलते हैं, एंड फोर्थ है मिक्स्ड। ठीक है, तो इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात करते हैं स्ट्रेट यानी कि लीनियर कर्व के बारे में। अब स्ट्रेट है, लीनियर है, मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिडायरेक्शनल आप इसको कह सकते हो, सरल रेखीय वक्र। जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपने मैथमेटिक्स अगर कभी पढ़ाओ तो हमको पता रहता है ये हमारा कौन सा होता है भाई, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा कैसा एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पर आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो टाइम को। ठीक है, आप समय के साथ अपनी लर्निंग को कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लर्निंग को, या आप कह सकते हो अधिगम की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अधिगम की मात्रा को यानी कि लर्निंग की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग है। ठीक है, जिसको आप अभ्यास कह सकते हो। ठीक है, तो आप हमेशा कैसे करते हैं हम लर्निंग कर्व में, तो ये जो एक्सरसाइज में हमारे हमेशा हमारा टाइम रहता है, और ये हमारी लर्निंग यानी कि टाइम के साथ हमारा जो अधिगम है वो किस तरीके से चल रहा है वो हमारा इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब जब सबसे पहले बात करते हैं तो स्ट्रेट और लीनियर कर्व, इसका मतलब ये है कि ये जो टाइप बताता है कि आपकी लर्निंग जो है हमेशा लीनियर चलती है। लीनियर का मतलब है एक रेखीय होती है, एक रेखा में जो है सीधी चलती रहती है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो अधिगम है, जो आप पढ़ रहे हो, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता रहता है। पर क्या ऐसा जरूरी है, मतलब क्या ऐसा संभव है कि आपकी लर्निंग में कोई भी उतार चढ़ाव ना आए? क्या ऐसा संभव है आप कुछ भी चीज सीख रहे हो और आपको एक सेम डायरेक्शन के साथ आप आगे जो है बढ़ते चले जा रहे हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत ही रेयर या फिर कभी भी नहीं देखने को हमें मिलता है, या तो रेयर ही या फिर कभी नहीं देखने को हमें मिलता। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी लर्निंग यूनिडायरेक्शनल हो, आपकी लर्निंग सेम पेस पर जो है चली जा रही हो। कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है जिसकी वजह से उतार चढ़ाव जो लर्निंग में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट टाइप है। ऑल्सो एक चीज मैं भूल गई हूं कि लर्निंग कर्व को किसने डिस्कवर किया था, तो आप नाम जो है ध्यान में रख लेना, हरमन एबिंगोज, इन्होंने जो है लर्निंग कर्व को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रख लेना आप। सेकेंड टाइम पर बढ़ते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, जो कि आपका बहुत ही रेयर या फिर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी की भी जो अधिगम है वो आपका बिल्कुल ही एक दिशा में चलता रहे, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंड टाइम है टाइप जो बोलते हैं वो है आपका कनकेव कर्व। कनकेव कर्व जिसको हिंदी में बोलते हैं नत्तोदर वक्र। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो आपकी अधिगम होती है वो सबसे पहला आपका बिल्कुल ही, मतलब आपको मैं बता देती हूँ ऐसे बना करके, इसका मतलब ये है कि कनकेव का मतलब ये है कि आपका जो अधिगम है वो सबसे पहले कम रहता है और धीरे 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 जो है आपकी अधिगम क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो आपकी लर्निंग है, शुरुआत में जो अधिगम है वो आपका स्लो रहता है, और लास्ट में यानी कि अंत में जो अधिगम है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, जब आप यहां से देखेंगे तो शुरुआत में देखिए कम था और धीरे धीरे फिर आपका अधिगम यहाँ पर हाई हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका शुरुआत में अधिगम स्लो हो और लास्ट में जब आपका अधिगम बढ़ रहा हो तो उसको बोलते हैं कनकेव कर्व। ठीक है, जिसको आप हिंदी में नत्तोदर वक्र बोलते हो। साथ ही इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर PAC, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व। ठीक है, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व के नाम से जानते हैं, बिकॉज पहले जो है आपकी अधिगम स्लो है, बाद में अधिगम बढ़ रही है। तो इसको हिंदी में अगर लिखोगे तो धनात्मक त्वरण वक्र इसको बोलते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना कि कनकेव कौन सा होता है, जब स्टार्टिंग में अधिगम आपका धीरे हो और एंड में फिर आपका फास्ट से ग्रोथ हो जाए तो वो आपकी कनकेव कहलाती है। इसके ठीक उल्टा आपका कौन सा है, इसके ठीक उल्टा है हमारा कॉन्वेक्स का।
ठीक है, ठीक उल्टा है हमारा कन्वेक्स का। कन्वेक्स कर्व जिसको उन्नतोदर वक्र बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तो आपका जो है ज्यादा है, स्टार्टिंग में क्या है आपका यानी कि शुरुआत में अगर बात करें तो शुरुआत में जो आपकी लर्निंग है वो आपकी फास्ट है, ठीक है, और एंड में आपकी लर्निंग कैसी हो जा रही है, स्लो हो जा रही है, ठीक है। यहां से अगर आप देखते हो तो देखो यहाँ पर शुरुआत में आपकी फास्ट है और यहाँ पर एक ऐसा ड्यूरेशन आया जिसमें आपकी लर्निंग जो है, यहाँ से जब आप देखोगे तो ये हमारी आपकी लर्निंग जो है वो कैसी हो रही है, स्लो हो रही है, यानी कि डाउन हो रही है, ठीक है। शुरुआत में आप बढ़िया तरीके से चल रहे हो, स्मूथ तरीके से, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं जो आपकी लर्निंग डाउन हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, तो इसकी रीजन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब आपकी लर्निंग शुरुआत में हाई हो, फास्ट हो, एंड में आपकी डाउन हो जाए तो वो आपकी कैसी कहलाती है, वो कॉन्वेक्स कहलाती है। अगर कनकेव आपका पीएसी था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व था, तो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व यहां पर कहलाया जाएगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रख लेना, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व, और यहां पर ये जो है आपका नकारात्मक या फिर ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण वक्र, ठीक है। ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र भी आपको मिल जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। एंड जो लास्ट है आपका वो यहां पर कहा गया कि मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि यहां पर आपका कनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है, यानी कि आपकी जो अधिगम है, मिक्स का मतलब क्या है, दोनों का मिक्स मैच है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो अधिगम है वो कॉन्केव भी है और प्लस कॉन्वेक्स भी है, ठीक है। तो मतलब मिक्स है, कभी आपका क्या होगा, कभी आपका स्लो होगा और कभी आपका कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। कभी आपका हाई होगा और कभी कैसा होगा, स्लो होगा, इसलिए इसको मिक्स्ड कर्व बोला जाता है, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिक्स्ड है। जब हम इसमें देखते हैं तो आपका कुछ ये ऐसा बनता है, एस शेप का, ठीक है, कुछ ऐसा आपका ये जो कर्व है वो बनता है, इसलिए इसको एस शेप्ड कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। एस आकृति वक्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे आप जाओगे, डाउन गया, फिर ये फास्ट गया, फिर आपका ये डाउन गया, है ना, कभी धीरे कभी फास्ट अगर आपकी अधिगम हो रही है तो वो क्या कहलाता है, वो मिक्स्ड एस शेप्ड आपका वो जो वक्र है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप थे जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है आप बहुत सारे इसके रीजन हो जाते हैं भाई, अगर लर्निंग आपकी अगर स्लो हो रही है तो फटीग हो जाता है ना, थकान की वजह से हो जाता है, आपको कई बार वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है बच्चे को, तो इसके काफी सारे रीजन हैं। नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स में आपको सब कुछ चीजें यहाँ पर इंक्लूड करके दी गई है, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो फिर एक बात आती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लर्निंग प्लेट्यू कहते हो, ठीक है, अधिगम का पठार आप जिसको बोलते हो, लर्निंग प्लेट्यू। Learning curve starts running parallel instead of climbing up and no progress seen for a long time, ठीक है। इसको हम इसी डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे, ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे। ये आपका है ग्राफ, ये टाइम है और यहां पर हो गई है लर्निंग, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो शुरुआत में तो अधिगम जो है, यानी कि जो आपकी ग्राफ है वो बढ़िया तरीके से स्मूथ चल रही होती है स्टार्टिंग में, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपकी अधिगम जो है बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे पैरेलल चलती है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है जिसमें आपका अधिगम जो है सही तरीके से चल रहा है, एंड देन फिर आपका एकदम से ऐसा पॉइंट आता है, और ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है लर्निंग प्लेट्यू। क्या बोला जाता है, लर्निंग प्लेट्यू। इसको भी लर्निंग प्लेट्यू बोलते हैं, यानी कि अधिगम का पठार, अधिगम का पठार, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका एक टाइम पे जो अधिगम है वो स्मूथ चल रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, मान लो मोटिवेशन अगर बच्चे को नहीं मिल रहा है, बच्चा अगर थकावट में आ गया है, या फिर वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर लर्निंग मेथड उसको अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर वो अपनी दिशा से भटक जा रहा है, तो उसके काफी सारे रीजन हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब बच्चा बिल्कुल ही पैरेलल चलने लगता है, मतलब समानांतर चलने लगता है, समानांतर चलने मतलब लर्निंग जो है कहीं ना कहीं स्टॉप हो गई है, यानी कि नो प्रोग्रेस है, अब कोई भी उन्नति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ना ही तो लर्निंग आपकी स्लो है और ना ही लर्निंग आपकी डाउन है, एक स्मूथ उसमें चल जाता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई भी लर्निंग नहीं होती है, नो लर्निंग,
कोई अधिगम यहाँ पर बच्चे का नहीं होता। उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है सीधा, और यहाँ पर ये जो है ये भी आपका बच्चे का क्या है, लर्निंग प्लेटो। तो सिंपल से अगर भाषा में बात करें, अगर कोई भी बच्चा लर्निंग कर रहा है तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम उसके लाइफ में आता है, उसके ड्यूरेशन ऑफ काम में आता है कि जहाँ पर बच्चे की कोई भी लर्निंग नहीं होती है, और उसके पीछे काफी कारण होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हिंदी में भी आपको ये लिखा है कि अधिगम वक्र जो है ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है और कोई भी प्रगति जो है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो नो लर्निंग यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके रीजन आपसे पूछे जाते हैं कि लर्निंग का जो प्लेट्यू हो रहा है, अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, लर्निंग के प्लेट्यू की क्या क्या रीजन यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसके काफी सारे रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। अगर बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, भाई आपको अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो, अगर आपको कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा है तो फिर आप उस चीज को ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते, है ना। अगर बच्चे में वो क्यूरियोसिटी अभी है ही नहीं, जिस जिज्ञासा के साथ बच्चे ने स्टार्ट किया था, अगर अभी उसके अंदर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा, वो अपना फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, वही चीज अगर उसकी इंटरेस्ट छूट गया है, अब उसका रुचि यहाँ पर नहीं रह गया है, तो ये भी एक रीजन बनता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आ जाता है लर्निंग का मेथड, यानी कि अधिगम की जो विधियां हैं, जो मेथड बच्चा कर रहा था वो कहीं ना कहीं उसके लिए सुटेबल नहीं है, अनुचित है, अगर बच्चा उस चीज में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। एनवायरमेंट एक रीजन यहाँ पर हो सकता है, अगर वो अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, फटीग हो सकती है, मतलब बच्चे को बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका लर्निंग का जो प्लेट्यू है वो यहाँ पर बनता है। इतनी चीजें समझ में आई। तो आज हमने इस वीडियो में समझा है कि लर्निंग कर्व क्या होते हैं, टाइप को समझिए जो कि स्ट्रेट है, कनकेव है, कनकेव को हम क्या बोलते हैं, पीएसी भी बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व। कन्वेक्स को हम एनएसी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व। और मिक्स जो होता है एस शेप्ड। अगर आपसे बेस्ट पूछा जाए तो आपका यही होता है एस शेप्ड, क्योंकि जब भी हम लर्निंग करते हैं, हम अधिगम करते हैं, तो हमारे साथ यही होता है, कभी हमारी जो लर्निंग है वो अप होती है, कभी हमारी लर्निंग डाउन होती है। ठीक है, ऐसा सेम पेस पे तो बिल्कुल भी नहीं चलता है जो यहाँ पर कहा गया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग मिक्स्ड जो एस शेप्ड जो कर्व है वो बनाते हैं लर्निंग में। ठीक है, अगर बेस्ट पूछा जाए तो फिर आपका ये माना जाता है। इतना समझ में आया। और लर्निंग प्लेट्यू हमने देखा कि जब भी आप अधिगम करते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा समय आता है जब जो आपकी जो लर्निंग की जो पेस है वो कहीं ना कहीं समानांतर हो जाती है, जहां पर कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, कोई भी उन्नति वहां पर दिखाई नहीं देती है, तो वो आपका लर्निंग का प्लेट्यू कहलाता है। अब जो बात करने वाली हूँ वो एक क्वेश्चन आपका एस्टेट में पूछा जाता है। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर को अगर एनालाइज करेंगे तो आपसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अधिगम का स्थानांतरण, आपने पिछली क्लास में अधिगम क्या होता है उसको अच्छे से समझा है। अभी इसका स्थानांतरण यानी कि उसको आप कैसे एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में आपकी जो लर्निंग है उसको आप कैसे डिस्प्लेस करते हो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए पेड रहने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है, अधिगम का स्थानांतरण। डेफिनेशन को समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे, बाइलिंगुअल है सारी चीजें, नोट्स भी आपके लिए बाइलिंगुअल ही प्रिपेयर किए गए हैं। तो कैपेसिटी टू अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज स्किल टू न्यू सिचुएशन, एक सिचुएशन में आपकी जो लर्निंग है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका इस्तेमाल अगर आप दूसरी सिचुएशन में करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपके अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, लर्निंग का ट्रांसफर कहलाता है। अगर आपने किसी भी एक विषय में कोई लर्निंग अगर एक्वायर करी, आपने अगर किसी एक विषय का ज्ञान अगर आप दूसरे विषय में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये लर्निंग का जो ट्रांसफर है वो हेल्प ही करे, कई बार आपको समस्या भी जो है इसमें झेलनी होती है। तो यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे साथ ही, जो कि आपसे पूछा जाता है मेजरली कि लर्निंग ट्रांसफर के जो टाइप्स है यानी कि अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, जिसमें आपसे एक पॉजिटिव पूछा जाता है, एक आपसे नेगेटिव पूछा जाता है और एक आपसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पर पूछा जाता है। और इनकी बात करने वाले कौन थे, E.L. थॉर्नडाइक थे। ठीक है, थॉर्नडाइक का नाम आपने जरूर सुन ही लिया होगा अभी तक। थॉर्नडाइक जो कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक की एक थ्योरी भी है लर्निंग की जो कि हम पढ़ेंगे, और थॉर्नडाइक का जिक्र आपने इंटेलिजेंस में भी किया है जिसमें उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, यानी कि ऐसा ट्रांसफर जिसमें आपको पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण।
नॉलेज लर्न इन वन सिचुएशन हेल्प्स इन अदर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके द्वारा जो अधिगम ग्रहण किया गया है उसका इस्तेमाल आप जब दूसरे सिचुएशन में करते हो तो आपको हेल्प हो, यानी कि पहले सीखा गया जो आपका ज्ञान है अगर दूसरे सिचुएशन में आपको वो हेल्प कर रहा है, आपकी लर्निंग को और बढ़ा रहा है, आपकी लर्निंग को और इजी कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है? वो आपका सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से अगर देखें, अगर आपको साइकिल चलानी आती है, अगर आपको साइकिल चलानी आती है, एक सिचुएशन में आपको साइकिल चलानी आती है, तो ये आपको किस में हेल्प करेगा? जब आप बाइक चलाना सीखते हो। ठीक है, साइकिल का चलाना आपको कहीं ना कहीं किस में हेल्प करता है? बाइक चलाने में। तो आपने जब यहाँ पर लर्निंग करी थी, आपने जब साइकिल चलाना सीखा था, तो इस एक परिस्थिति की जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो आपको कहाँ हेल्प कर रही है? वो आपको दूसरी परिस्थिति में हेल्प कर रही है। तो ये कैसा स्थानांतरण कहलाता है? ये आपका सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अगर एक चीज की और मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, आपने मैथ्स जब आप पढ़ते हो तो इस मैथ्स का इस्तेमाल, इस लर्निंग का इस्तेमाल आप कब करते हो? जब आप फिजिक्स वगैरह भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो। ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स यानी कि गणित का इस्तेमाल आप कहाँ पर कर सकते हो? यहाँ पर सीखा गया जो ज्ञान है वो आप भौतिक विज्ञान में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक सिचुएशन में जो आपने लर्निंग का यूज किया है, वो जब आप दूसरे सिचुएशन में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प होती है। तो ऐसी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ इस परिस्थिति में हम क्या कर रहे थे? आपको हेल्प हो रही थी दूसरे केस में। नेगेटिव मतलब जहां पर हेल्प नहीं होगी, जहां पर आपकी एक सिचुएशन में सीखी गई लर्निंग जो है, जो अधिगम है, वो आपके दूसरे सिचुएशन में बाधा का काम करे। ठीक है, हिंडर पैदा करे, बाधा का काम करे। आपका एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति को क्या करे? बाधित करे। तो वो आपकी लर्निंग कैसी होती है? वो नेगेटिव लर्निंग होती है। नाम से यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट है। आपसे क्वेश्चन भी अकॉर्डिंगली ऐसे एग्जाम्पल देकर के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि एक सिचुएशन नॉलेज हिंडर द अदर सिचुएशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप कैसे ले सकते हो? इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो अगर किसी की कोई लैंग्वेज है, मान लीजिए अगर कोई तेलुगु बोलता है, ठीक है, अगर कोई तेलुगु बोलता है तो पहले से उसने तेलुगु जो है सीखी हुई है। अगर वो नेक्स्ट कोई लैंग्वेज सीखता है, पंजाबी सीखता है, मलयालम सीखता है, ठीक है, कोई भी अगर सेकेंड लैंग्वेज सीखेगा तो उसको यहाँ पर क्या होगी? परेशानी का सामना करना होगा। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो कैसी हो रही है? एक मतलब बाधा का काम कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में जो ड्राइविंग होती है वो कैसे होती है? हम लोग राइट हैंड जो है ड्राइविंग करते हैं, है ना, इतना सबको पता है। राइट हैंड हम लोग ड्राइविंग करते हैं। अगर आप जाते हो कहीं विदेश में जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड ड्राइविंग जो है करनी होती है, तो यहाँ पर आपका जो अधिगम है, जो लर्निंग आपने यहाँ करी है, वो जब आप वहाँ पर लेफ्ट हैंड से जब आप चलाओगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत होगी चलाने में, है ना। और जो वहाँ के लोग हैं वो जब इंडिया में यहाँ आकर ड्राइव करते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है। तो एक सिचुएशन की सीखी हुई जो लर्निंग है वो आपको दूसरे सिचुएशन में क्या कर रही है? बाधा का काम कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को पॉजिटिव नहीं होने दे रही है। तो ये कौन सा कहलाता है? ये आपका नेगेटिव लर्निंग का ट्रांसफर कहलाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है जीरो, यानी कि न्यूट्रल। जीरो का मतलब जीरो है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, जहां पर ना तो ऐसी सिचुएशन की लर्निंग जहां पर आपकी एक सिचुएशन दूसरी को ना तो बाधित करे और ना ही मदद करे, तो वो कैसी लर्निंग कहलाती है? वो आपकी जीरो लर्निंग कहलाती है, जिसको आप न्यूट्रल बोलते हो, ना इधर ना उधर, बिल्कुल जीरो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी जिसको आप भूगोल बोलते हो, भूगोल में आप जो कुछ भी चीजें पढ़ते हैं वो आपको, अगर पढ़ते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान अगर आप पढ़ते हो फिजिक्स, तो यहाँ पर आपका किसी भी रूप में कोई भी ना तो आपका लर्निंग को हिंडर कर रही है, ना तो आपकी लर्निंग को बाधा का काम कर रही है, और ना ही आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प कर रही है। क्योंकि भूगोल में हम पढ़ते हैं बिल्कुल ही चीजें अलग, और फिजिक्स में भी हम बिल्कुल ही चीजें अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि जहां पर आपकी एक सिचुएशन में सीखी गई लर्निंग दूसरी सिचुएशन में अगर हेल्प कर रही है तो वो पॉजिटिव, हेल्प नहीं कर रही है, बाधा का काम कर रही है, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। और जहां पर वो कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, बिल्कुल भी, एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से बिल्कुल टोटली अलग है, ना तो उसका उस पर असर पड़ रहा है ना ही उसका उस पर असर पड़ रहा है, तो वो कौन से कहलाती है? वो आपकी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो यही था आपका इस टॉपिक में। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। आप ऐसे क्वेश्चंस को बना करके देखिए, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करें सभी के साथ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।